आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे नाम एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, रिसेंटली एक न्यूज अपडेट हुआ था कि कुछ समय पहले एक यूनेस्को जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो उस यूनेस्को की जो हेरिटेज लिस्ट है यानी कि विश्व विरासत सूची है, उसमें हिंदुस्तान के दो क्षेत्र को रिसेंटली सितंबर 2023 में अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। अब कौन कौन से वो दो क्षेत्र है, उन दो क्षेत्रों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में अपडेट हो सकते हैं, तो उन्हीं सभी चीजों को एक तरह से हम लोग अपनी इस क्लास के अंदर, इस 20 मिनट के शो के अंदर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने इस क्लास से संबंधित जो भी एक तरह से पॉइंट है उनके नोट्स भी बनाना, और आप लोग इस क्लास से जितने भी मैं मैटर बताऊंगा तो आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन काफी एग्जाम हॉल में बनेंगे भी। तो देखो, यूनेस्को के अंदर शामिल होने वाले अभी हाल ही के अंदर दो क्षेत्र शामिल किए गए थे, जैसे कि आपने देखोगे, तो शांति निकेतन है, और जो शांति निकेतन है ना, वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक तरह से हाउस का नाम है, यानी उनके घर का नाम है। तो अबाउट शांति निकेतन इन प्रेजेंट टाइम में वेस्ट बंगाल के अंदर है ना। तो एक तो शांति निकेतन को शामिल किया गया है, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यूनेस्को लिस्ट के अंदर हमारे देश के जो क्षेत्र की बात करें ना, तो 1983 से लेकर इन प्रेजेंट टाइम यानी कि 2023 तक की बात करें तो टोटल 42 क्षेत्र शामिल हो चुकी है। 42 हमारे देश के इस लिस्ट में रजिस्टर्ड है। इससे पहले 40 थे, लेकिन सितंबर 2023 के अंदर दो बिल्कुल नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं, और दोनों के दोनों हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उनके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले होंगे। तो पहला आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, शांति निकेतन विश्व विरासत सूची में 41वां स्थल बना है। 41वां स्थल बना है। हालांकि ध्यान रखना, 41वां जो क्षेत्र है ना, ये तो इससे पहले देखो मैं बात कर रहा था 40 हो चुकी है, अब 41वां जो स्थल है ये शांति निकेतन है। अब शांति निकेतन जो है ना, ये पश्चिम बंगाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बीरभूम, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम नामक जिले में स्थित है, और यूनेस्को सूची में रिसेंटली इसको शामिल किया जा चुका है, ठीक है। अगर इसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें ना, तो शांति निकेतन है ना, शामिल तो 2023 के अंदर हुआ है, लेकिन 2010 से हमने ये पेशकश कर रखी है यूनेस्को के अंदर, ठीक है। 2010 में शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास चल रहा है, और वो प्रयास अब हमारा एक तरह से कारगर साबित हो चुका है, यानी कि 2023 में शांति निकेतन यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो चुका है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको पीडीएफ के रूप में ये सारा का सारा डाटा, सारा का सारा एक तरह से मैटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। वर्ष 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता है देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि आपने इतिहास के एंगल से भी इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने एक यहां पर एक हाउस बनाए थे, घर बनाया था, और जो ये घर यहां पर बनाया था ना, यहां का जो एनवायरमेंट था, जो यहां का वातावरण था, वो बिल्कुल एक तरह से अच्छा था, है ना, रहने की दृष्टि से बिल्कुल एक तरह से अनुकूल था। तो इसी का नाम है ना, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम रख दिया शांति का निवास, जो आगे चलकर शांति निकेतन के नाम से तब्दील हो गया। लेकिन पहले इसको शांति निकेतन के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले इस एक तरह से एरिया को बुबडांगा के नाम से जाना जाता था। ये थोड़ा सा अजीब शब्द है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट वाले पेपरों में जा रहे हो, ठीक है, या कि एनडीए सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट जैसे पीसीएस के पेपर में जा रहे हो, तो वहां पर आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप की एक तरह से कथन आपके सामने मिलेंगे अबाउट शांति निकेतन। कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है, वहां पर ऐसी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो बुबडंगा नाम इसका पुराना नाम हुआ करता था, ठीक है। वातावरण की दृष्टि से बिल्कुल एक तरह से रहने की दृष्टि से अनुकूल था, सो इसका नाम बाद में शांति निकेतन रख दिया गया था। 1862 में यहां पर एक तरह से हाउस बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर जो ये शांति निकेतन है ना, इसी स्थान पर हमारे देश में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में यहां पर एक स्कूल की स्थापना की थी, और जो स्कूल स्थापित किया था ना, वो एक ब्रह्मचारी आश्रम मॉडल के एक तरह से तौर पर वो स्कूल स्थापित किया था 1901 में। और यही स्कूल कालांतर के अंदर है ना, एक यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो जाता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो 1901 में यहां पर एक स्कूल बनाया गया, लेकिन 23 दिसंबर 1921 का समय था, और 23 दिसंबर 1921 को है ना, ये हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील होता है, और वर्तमान में ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर एक्टिव है, और पश्चिम बंगाल में वर्तमान में एक तरह से चालू हालत में है, जिसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो कई बार आपसे पेपर में पुट भी होते क्वेश्चन कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। 1921 में यूनिवर्सिटी बनी थी, बट इससे पहले यहां पर एक स्कूल हुआ करता था, जो 1901 में स्थापित किया गया था, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें, हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के हाउस है शांति निकेतन, और इनको यूनेस्को वालों ने 41वां हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो आपके करंट के बन जाएंगे शांति निकेतन से, लेकिन आप थोड़ा सा लिंक बना सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। आप इनका जन्म डेट तो याद कर सकते हो, कॉमन पॉइंट है, लेकिन ज्यादातर पेपर में रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक के रचना के बारे में एक तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक भारत के महान साहित्यकार, फिलोसफर, नेता, शिक्षाविद, हर फील्ड में एक तरह से एक्टिव थे। लगभग
तो 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में देखो नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। गीतांजलि पुस्तक की रचना करने के लिए इनको नोबेल दिया गया था। गीतांजलि जो पुस्तक है ना 1913 में नोबेल प्राप्त करने वाली हिंदुस्तान की पहली पुस्तक या हिंदुस्तान का पहला साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का नहीं है, ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप का पहला अगर साहित्यकार कोई है नोबेल लेने वाला तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है। 1913 में इस पुस्तक की रचना करने के लिए इनको दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक के अलावा भी हिंदुस्तान के अंदर काफी पुस्तक लिखी है अपने जीवन काल में, जैसे कि गोरा नाम की पुस्तक हो गया, जनगण मन नाम का नेशनल एंथम जो आप लोग एक तरह से यूज करते हो, हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान भी है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। भारत भाग्य विधाता है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो कुछ रचना मैंने स्क्रीन पर यहां पर सेट की है, ठीक है, वो आपको बताई जाएंगे कौन कौन सी रचना इन्होंने एक तरह से लिखी थी, वो सारी हम बात करेंगे। सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक राजा हुआ करता था ब्रिटेन का, किंग जॉर्ज पंचम, इसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का सम्मान भी दिया गया था। और जो नाइटहुड का सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था ना 1915 में, तो इसके 4 साल बाद यानी कि सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग मैसकर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना नाइटहुड का सम्मान वापस भी कर दिया गया था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर सकते हो। इन्होंने काफी रचना लिखी थी, जैसे गीतांजलि हो गया, गोरा, भारत भाग्य विधाता, जनगण मन, अमर सोनार बांग्ला, जो इन प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के नाम से भी एक तरह से आप लोग सुनते होंगे। काबुली वाला, छोटी क्लासों में बुक आपने पढ़ा भी होगा, काबुली वाला नाम की कहानियां भी सुनी होगी, एकला चलो रे, इस टाइप की रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो कुछ इनके पुस्तकों के बारे में, उनकी रचना के बारे में आप लोग समझ पा रहे होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के एक पिता यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो एक तरह से आप लोग समझ पा रहे हो, है ना, काफी भाई थे हालांकि इनके, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, है ना, गगनेंद्रनाथ टैगोर हो गया, अभिंद्रनाथ टैगोर हो गया, सत्येंद्रनाथ टैगोर, तो काफी और सब अपने अपने फील्ड में एक तरह से फेमस है और स्टैटिक जीके में इनके क्वेश्चन बन के भी आते हैं, जो इतिहास के एंगल से आपको पढ़ाई भी जाता है। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री है देवेंद्रनाथ टैगोर, हिंदुस्तान के आधुनिक भारत में एक महान, हिंदुस्तान में राजनेता हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, समाज सुधारक हुआ करते थे और शिक्षाविद हुआ करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताश्री यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारे देश के अंदर सन 1839 ईस्वी का समय था, उन्होंने एक तत्वबोधिनी नाम की संस्था की स्थापना की थी, जो एसएससी कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पुट कर चुकी है। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज जिसका मेन टारगेट था एक ईश्वर का प्रचार प्रसार करना, और ब्रह्म समाज का कालांतर में आने वाले दिनों में ब्रह्म समाज का विभाजन भी हो गया था, है ना। और जो ब्रह्म समाज से कई अलग अलग प्रकार के समाज निकले थे, लेकिन ब्रह्म समाज से जो आदि ब्रह्म समाज निकला था ना, तो आदि ब्रह्म समाज के फाउंडर देवेंद्रनाथ टैगोर जी है। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये इनके बारे में मैंने थोड़ा सा बातचीत किया है, शायद आप लोग इसको अपडेट कर पा रहे होंगे और अपने नोट्स भी बेहतर बनाओगे आप लोग, ठीक है। एक तो क्षेत्र शामिल किया गया, आप लोग समझ पा रहे हो कि कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया है यूनेस्को के अंदर, 41 नंबर का, आप समझ पा रहे हो, शांति निकेतन इन प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल के अंदर है। लेकिन मैंने कहा था सितंबर 2023 में भारत के 2 क्षेत्र यूनेस्को लिस्ट में शामिल हो चुकी है, विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुकी है। अब उन 2 क्षेत्र के अंदर है ना, एक शांति निकेतन हम लोग अपडेट कर चुके हैं और इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम बातचीत कर चुके हैं। लेकिन जो सेकंड नंबर का है ना, हमारे प्राचीन काल के संस्कृति की दृष्टि से अगर देखें तो एक हमारे देश के अंदर साउथ इंडिया में कुछ टेम्पल है, जो होयसल नाम के एक वंश राज करता था, होयसल डायनेस्टी, और होयसल वंश के राजाओं ने हमारे देश में काफी मंदिर बनवाए थे अलग अलग स्थान पर। तो जो होयसल राजाओं ने जो मंदिर बनवाए थे ना, उन राजाओं के जो मंदिर है उनको भी यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची 2023 में शामिल कर लिया गया है। और होयसल जो टेंपल है वो यूनेस्को में शामिल होने वाले भारत के 42 क्षेत्र है ना। तो टोटल इन प्रेजेंट टाइम में 42 क्षेत्र हो चुकी है। जैसे कि आप लोग इस सारी बातों को स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हो। होयसल मंदिर यूनेस्को विरासत सूची में 42वां स्थल है। तो ये संख्या भी थोड़ा सा आप लोग याद कर सकते हो, कौन कौन सा क्षेत्र कब कब शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो रिसेंटली 42 नंबर का क्षेत्र शामिल किया गया। अब होयसल मंदिर एक मंदिर नहीं है, ऐसे काफी होयसल मंदिर है जिनमें कुछ मंदिरों के बारे में आपसे बातचीत करते हैं, क्योंकि करंट को आधार बनाकर आपको ऐतिहासिक फैक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा अपडेट कर सकते हो। जैसे कि कुछ मंदिरों के बारे में बात कर रहा हूं, प्रमुख होयसल मंदिर जो रिसेंटली 2023 में यूनेस्को लिस्ट में रजिस्टर्ड हो चुकी है, शामिल हो चुकी है। एक बेलूर नामक जगह है जो कि कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। यहां पर एक चेन्ना केशव नाम का मंदिर है, जैसे कि
एक पिक के माध्यम से इस मंदिर का आप लोग एक तरह से डिजाइन देख रहे होगे। एक जो इसका मेन डिजाइनिंग है ना, जो आप लोग इसका धरातल देख रहे हो, ये जो मंदिर है ना, ये तारे के आकार का एक तरह से मंदिर है, एक स्टार के ऊपर बनाया गया मंदिर है और भगवान विष्णु को ये समर्पित है। और रिसेंटली है ना, इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। निर्माण वगैरह की बात करें तो आपके सामने लिखा हुआ है 1116 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। लगभग आज से 1000-1500 साल पहले का समय आप लोग देख पा रहे होगे। तो एक तो बेलूर का जो चेन्नकेशव मंदिर है ना, ये यूनेस्को लिस्ट में शामिल हुआ है। आपको 4 ऑप्शन मंदिर के डाल दिए जाएंगे कि इन प्रेजेंट टाइम में निम्न में से कौन सा ऐसा टेंपल है होयसल निर्मित जो यूनेस्को में शामिल किया गया है या कौन सा नहीं किया गया। क्वेश्चन दुनिया भर के बन जाएंगे। कंसेप्ट आपके सामने अगर बेस्ट है तो आप लोग कितने प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसा एक मंदिर है बेलूर चेन्नकेशव मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टेंपल की बात करें तो एक है सोमनाथपुर का केशव मंदिर। और जो सोमनाथपुर का केशव मंदिर है ना, ये भी अपनी सुंदरता के कारण विश्वविख्यात है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और जो ये मंदिर है ना, ये मंदिर एक सुंदर त्रिकुटा मंदिर है जो भगवान कृष्ण के 3 रूपों को समर्पित है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे। यानी कि अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रकार के मंदिर समर्पित है। और आजकल स्टैटिक जीके में आप लोग देख रहे होगे धार्मिक टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मंदिर वगैरह के बारे में, तीज त्योहारों के बारे में, लोकेशन और उनके एक तरह से देवताओं से लिंक के क्वेश्चन भी, परंपरा से संबंधित भी, सांस्कृतिक से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इन सभी चीजों को एग्जाम को आधार बनाकर आप लोग अपडेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक मंदिर है सोमनाथपुर नामक स्थान पर है केशव मंदिर, ठीक है। यह मंदिर भी यूनेस्को की लिस्ट में 2023 में शामिल हो चुका है, इसी 42वीं कैटेगरी, 42वें एक तरह से नंबर में। लास्ट अगर होयसल मंदिर की हम बात करें तो एक हेलेबीड नामक स्थान है दक्षिण भारत में, कर्नाटका में। तो यहां पर एक मंदिर है होयसलेश्वर, ठीक है। होयसलेश्वर, होयसल वंश जो है ना, उसी के नाम पर एक मंदिर है होयसलेश्वर नाम का टेंपल। ये टेंपल भी यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सारे देखो, ज्यादा तो आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली कौन कौन को शामिल किया गया, तो शांति निकेतन और होयसल टेंपल, इन 2 को शामिल किया गया क्रमशः 41 और 42 नंबर पर। अब इन मंदिर के बारे में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ऐतिहासिक से याद करना चाहो, ऐतिहासिक एंगल से याद करना चाहो, तो आप लोग एक तरह से इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर और हमारे जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाए, वहां से आप लोग अपने 72 नोट्स बना सकते हो। ये जो मंदिर है ना, अपनी कला आकृति के कारण या एक तरह से आकर्षित आपको भी कर रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होगे, काफी साल पुराना मंदिर है ना। तो ये कुछ ऐसे हमारे क्षेत्र थे जो यूनेस्को सूची में शामिल किए गए थे। इस प्रकार की और नई वीडियो आपके सामने जल्द लेकर आएंगे। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी बच्चे हमारे सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है, आप लोग उसको दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। ऐसे आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।